Dear students, Ampere law is an important tool for finding magnetic field due to a given specific current distribution. We can apply Ampere law if current flow in a symmetrical closed loop or infinite length wire. Ampere law का एप्लीकेशन हम लोग जनरलाइज वे में किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर सकते। इसका एप्लीकेशन की गाइडलाइंस हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए और किसी भी क्लोज सिमेट्रिकल लूप के लिए। अगर हमें फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मालूम करनी है तो हम लोग यूज करते हैं बायो-सावर्ट लॉ। उस सिचुएशन में हम लोग एम्पियर लॉ यूज नहीं करते। ओके, क्यों नहीं यूज करते हम लोग डिस्कस करेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ वी कैन अप्लाई एम्पियर लॉ इन केस ऑफ फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एम्पियर लॉ के रिगार्डिंग रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, फॉर एनी क्लोज लूप द क्लोज लीनियर इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट स्टडी करंट इनक्लोज बाय द लूप। अगर हम लोग इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकल इक्वेशन विल बी क्लोज लीनियर इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई इनक्लोज। अब यहाँ पे एक डायग्राम ऑब्जर्व करिए। ओके, जो क्लोज कर्व लूप आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर लूप, और इस एम्पियर लूप को क्रॉस कर रहे हैं 3 इनफाइनाइट लेंथ के वायर। साथ साथ यहाँ पे एक क्लोज लूप का सेक्शन भी इस एम्पियर लूप को क्रॉस कर रहा है। सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ द एम्पियर लूप। यहाँ पे एम्पियर लूप में सिचुएटेड किसी भी पॉइंट में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है तो वी कैन यूज एम्पियर्स लॉ। हम लोग इस एम्पियर लॉ की इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन राइट हैंड साइड में लिखा हुआ आई इनक्लोज इज द टोटल करंट इनक्लोज बाय द एम्पियर लूप, और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम लोगों को मालूम है। वी कैन अप्लाई राइट हैंड रूल, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लेकिन आई इनक्लोज के बारे में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लें। दिस आई इनक्लोज शुड नॉट वेरी विद द टाइम। जो आई इनक्लोज यहाँ पे लिखा हुआ है ये टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा टर्म जो टाइम के साथ साथ, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं कर रही है उसको हम लोग कहते हैं स्टडी प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आई इनक्लोज शुड बी स्टडी करंट। ओके, टाइम के साथ साथ वेरी ना हो। साथ साथ यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, जो यहाँ पे वायर्स आप देख रहे हो जो एम्पियर लूप को क्रॉस कर रहे हैं, ये जो वायर्स हैं ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं। इसका मतलब स्टडी करंट के साथ साथ जरूरी क्या है कि करंट फ्लोइंग इन द इनफाइनाइट लेंथ वायर। अब यहाँ पे एक डायग्राम में एक और भी सिचुएशन शो की गई है, एक इस क्लोज लूप में करंट फ्लो होती हुई। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन ना हो तो एटलीस्ट करंट फ्लो शुड बी इन द क्लोज लूप, करंट शुड फ्लो इन ए क्लोज लूप। ओके, लेकिन एक सिचुएशन ऑब्जर्व करिए। सपोज दिस इज ए फाइनाइट लेंथ वायर एंड दिस इज द एम्पियर लूप। ये हमारे पास फाइनाइट लेंथ वायर है और ये हमारे पास है एम्पियर लूप। अब ये जो फाइनाइट लेंथ वायर है इस वायर में करंट तो हम लोगों ने शो कर दी, बट वी डू नॉट हैव फाइनाइट पॉइंट्स फ्रॉम वेयर करंट इज कमिंग एंड फ्रॉम वेयर करंट इज गोइंग। इस फाइनाइट लेंथ वायर में करंट तो हम लोगों ने शो की हुई है, लेकिन ये शो नहीं किया करंट कहां से आ रही है और करंट कहां पे जा रही है। ओके, मैं डायग्राम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो M और N, दीज आर द एंड पॉइंट ऑफ द फाइनाइट लेंथ वायर। और हम लोग को मालूम है कि करंट कैनॉट फ्लो इन ए ओपन वायर। अगर करंट किसी वायर में फ्लो कर रही है तो जरूर वो वायर कनेक्ट होना चाहिए किसी बैटरी से या EMF सोर्स से। इसका मतलब ये हुआ कि M और N पॉइंट शुड बी कनेक्टेड टू सम EMF सोर्स बाय कंडक्टिंग वायर्स। ये जो हमारे पास M और N पॉइंट है किसी EMF सोर्स या बैटरी से कनेक्ट होना जरूरी है किसी वायर के थ्रू। लेकिन अगर मैं वायर्स के थ्रू इन M और N पॉइंट को बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो ये जो वायर्स हैं ये एम्पियर लूप की पोजीशन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेंगे। सपोज ये मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड थे कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ वायर एट एनी पोजीशन ऑफ द एम्पियर लूप। और हम लोग को मालूम है कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास B अपेयर हो रहा है, ये वाली
एम्पियर लॉ इक्वेशन में B इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ऑल करंट कैरिंग वायर प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो यहाँ पे जो हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स आ गए हैं, ये वाले जो कनेक्टिंग वायर्स बैटरी से कनेक्ट कर रहे होंगे, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और जो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद आएगी एम्पियर लूप की पोजीशन में, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस स्ट्रेट वायर एज वेल एज दीज कनेक्टिंग वायर्स। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एम्पियर लॉ डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इनफाइनाइट लेंथ वायर। अब इनफाइनाइट लेंथ वायर अगर ये होता जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती तो अपने आप तो करंट फ्लो नहीं होती, उस वायर को भी हम लोगों ने कनेक्ट किया होता किसी ईएमएफ सोर्स के थ्रू, किसी बैटरी के थ्रू। तो अगर मान लो कि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता और हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया होता बैटरी के थ्रू, तो ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनकी डिस्टेंस जो एम्पियर लूप से बहुत ज़्यादा हो जाती, और अगर ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होती एम्पियर लूप की पोजीशन में वो निग्लिजिबल होती। इसका मतलब ये जो वायर्स जो हम लोगों ने कनेक्टिंग वायर्स शो किए हुए हैं, ये एम्पियर लूप की पोजीशन में बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता। ओके, इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वी कैन अप्लाई एम्पियर लॉ फॉर द इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट लेंथ के वायर में हम लोग यहाँ पे एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे तो बाहर के जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो एम्पियर लूप की पोजीशन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास सही रिजल्ट नहीं आएंगे। तभी हमारे पास ये वाला जो पॉइंट आया हुआ था, ये वाला जो पॉइंट आया था कि करंट फ्लोस इन द इनफाइनाइट लेंथ वायर, दिस इज करेक्ट। और यहाँ पे स्टडी करंट टाइम के साथ साथ वेरी ना हो, अदरवाइज हमें एक रियल वैल्यू उसकी नहीं मिल पाएगी। ओके, तो इतना हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्पियर लॉ से रिलेटेड। अब हम लोग यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लेंगे, उस इलस्ट्रेशन में लर्न करेंगे कि एम्पियर लॉ फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू कैसे अप्लाई करें। ओके, तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए कंडक्टर कैरिंग करंट 60 एम्पियर is in the form of a semicircle Mn of radius capital R lying in XY plane with its center O at origin as shown in the figure। आप यहाँ फिगर फॉलो कर सकते हो। फिगर में सेमी सर्किल शो किया हुआ है बोल्ड ब्लू कलर से, रेडियस इज कैपिटल आर, करंट है 60 एम्पियर, और इस सेमी सर्किल का जो सेंटर है ये कोइंसाइड कर रहा है ओरिजिन के साथ। The plane of the screen can be taken as a XY plane, और जो Z axis है वो है perpendicular to the plane of the screen and towards you. Okay, and in the question we need to find the magnitude of closed linear integral B dot dl for the circle x square plus z square equal to 3r square lying on xz plane due to the current in the semicircle wire। तो यहाँ पे सर्किल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू √3r होल स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस होगी √3r। यहाँ डायग्राम में भी बना हुआ है। तो ये जो सर्किल है यहाँ पे क्लोज लूप बन रहा है, इसे हम लोग कह सकते हैं एम्पियर लूप। तो इस एम्पियर लूप के लिए हमें यहाँ पे क्लोज लीनियर इंटीग्रल B डॉट dl की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो मैं डायग्राम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारे पास हो गया डायग्राम। एंड वी नो we can apply ampere law in case of a closed loop or infinite length wire, but in our situation जो diagram दिया हुआ है, this is neither current is flowing in the closed loop or infinite length wire। हमारे पास यहाँ पे finite length का सेमी सर्कुलर वायर है, ये infinite length भी नहीं है और ना ही हमारे पास closed loop है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पे एम्पियर लॉ यूज करना है तो हमें कुछ मैनिपुलेशंस करने होंगे, कुछ चेंजेस करने होंगे। इस वायर को इनफाइनाइट लेंथ का तो बना नहीं सकते हैं, हाँ क्लोज लूप जरूर बना सकते हैं। सो लेट अस मेक द क्लोज लूप, और क्लोज लूप अगर बनाना है तो मैं M और N को ज्वाइन कर देता हूं बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो मैं यहां से एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दूं Mn को इस तरह से। तो अब ये XY प्लेन में एक क्लोज लूप बन गया जिसमें करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में। Now we are in position to apply ampere law. So let us write ampere law. Closed linear integral B dot dl is equal to mu naught multiplied by I enclosed.
ये हमारे पास है एम्पियर लूप, और इस एम्पियर लूप के प्लेन को कट कर रही है ये करंट है। ये करंट सपोज आई है तो ये हो जाएगी माइनस आई, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। एक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। दैट मीन्स आई इनक्लोज विल बी जीरो। दैट मीन्स इन दिस इक्वेशन राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू जीरो। अब राइट हैंड साइड यहां पे जीरो हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो क्लोज लीनियर इंटीग्रल, अब हम लोग इस लूप को दो पार्ट में डिवाइड कर लें। वन इज द सेमी सर्कुलर पार्ट और दूसरा हो गया स्ट्रेट पार्ट। तो सपोज द क्लोज लीनियर इंटीग्रल बी डॉट डी एल फॉर दिस क्लोज लूप, ये जो सर्किल है इस क्लोज लूप में सपोज इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से बी डॉट डी एल की वैल्यू हमारे पास आ रही है सपोज एक्स। तो ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से क्लोज लीनियर इंटीग्रल बी डॉट डी एल इन दिस क्लोज पाथ और क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस एक्स होना जरूरी है, तभी हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो आएगा। अब ओरिजिनल डायग्राम मैं लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। ये ओरिजिनल डायग्राम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास हो गया ओरिजिनल डायग्राम, और अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सपोज मैं यहाँ पे जो ओरिजिनल डायग्राम है उसमें एम एन को ऐसे क्लोज कर दूं जैसे अभी किया था। तो मैंने सपोज ये एक कंडक्टिंग वायर से क्लोज कर दिया तो ये क्लोज लूप बनने लगा। लेकिन इसी पोजीशन में मैं एक दूसरा कंडक्टिंग वायर रख दूं, ये एकदम इसी पोजीशन में, जस्ट वेरी नियर टू ईच अदर, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन में अपोजिट कर दूं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों वायर इस सर्किल में, जो क्लोज लूप जो एम्पियर लूप हम लोग कह रहे हैं, इस सर्किल में नेट इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जीरो देंगे, बिकॉज करंट फ्लोइंग इन दीज टू वायर इज अपोजिट, इक्वल अपोजिट, दोनों में इक्वल अपोजिट करंट अगर फ्लो हो रही है तो यहाँ पे इस सिचुएशन में कोई भी पॉइंट अगर मैं लूंगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा क्लोज लीनियर इंटीग्रल बी डॉट डी एल वो जीरो आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ये दोनों वायर्स जोड़ देता हूं तो इस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। तो मैं यहाँ पे डायग्राम अब कुछ इस तरह से इसका ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने दोनों वायर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। एंड वी नो क्लोज लीनियर इंटीग्रल फॉर दिस क्लोज लूप, अगर मैं इस क्लोज लूप की बात करूं तो हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं कि इस पार्ट के लिए ये जो हमारे पास आया था क्लोज लीनियर इंटीग्रल, इसकी वैल्यू जीरो आई थी। तो ये जो हमारे पास वायर है, जो स्ट्रेट वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, अगर इसमें करंट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी तो ये था क्लोज लीनियर इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू माइनस एक्स। लेकिन इसमें करंट की वैल्यू है, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे क्लोज लीनियर इंटीग्रल, अगर मैं अकेला स्ट्रेट वायर को कंसीडर करूं तो इसकी वजह से क्लोज लीनियर इंटीग्रल अगर ये जीरो होता तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया। हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस कर चुके थे कि इस पार्ट के लिए, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, क्लोज लीनियर इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज लूप इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे ये माइनस एक्स, तो यहाँ पे स्ट्रेट वायर की वजह से एक्स। इसका मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू इस स्ट्रेट वायर की वजह से कैलकुलेट कर लूं बिकॉज ऑफ दिस वायर, तो वही वैल्यू होगी हमारे पास इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से। दैट मीन्स अब हम लोग यहाँ पे केवल अपना जो डायग्राम है स्ट्रेट वायर का यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और यहाँ पे हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं कि क्लोज लीनियर इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स ये वैल्यू अगर मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा इस स्ट्रेट वायर के लिए, और वही वैल्यू हो जाएगी इस सेमी सर्कुलर वायर की। और हम लोग अगर यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द स्ट्रेट वायर एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द एम्पियर लूप, हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस एम्पियर लूप में बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट वायर, तो हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ओके, बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं √3r डिस्टेंस पे, क्योंकि ये सर्किल है तो √3r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस स्ट्रेट वायर की वजह से कैलकुलेट की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर mn एट पोजीशन ऑफ द एम्पियर लूप, √3r डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर लें। ओके, तो मैं डायग्राम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इस वायर को mn को मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। दिस इज वायर mn एंड वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस √3r।
तो यहाँ से ये पॉइंट मैं बना देता हूँ P पॉइंट एंड डिस्टेंस इज √3r एंड वी नो दिस इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल की डायमीटर है, दैट मीन्स दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू 2r, दैट मीन्स दिस शुड बी कैपिटल R एंड दिस शुड आल्सो बी कैपिटल R। ये वैल्यू कैपिटल R और ये भी कैपिटल R होगी। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, P को एंड पॉइंट से ज्वाइन कर लिया। वी नो बायो-सावर्ट लॉ में हम लोग कुछ इस तरह से करते थे। एंगल्स भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, θ1 एंड θ2। वी नो दिस θ1 एंड θ2 मैग्नीट्यूड वाइज जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लिख दूँ, जो रिजल्ट आया था स्ट्रेट वायर का। दिस इज B इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाई 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। अब हमें sin θ1 और sin θ2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी नो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। मैं यहाँ पे ये स्पॉट कर देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है दिस साइड इज √3r, दिस इज r, दैट मीन्स from Pythagoras we can find this distance. This distance should be equal to under √3r whole square plus r square. कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2r। Now in this right angle triangle sin θ1 is equal to sin θ2, दोनों इक्वल होंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2r, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये वैल्यू हो गई 1/2, दिस इज आल्सो 1/2। कैपिटल I की वैल्यू हम लोग को मालूम है और स्मॉल r इज द डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू √3r। अब मैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेता हूं, μ0I डिवाइडेड बाई 4√3πr, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस √3r। दैट मीन्स ये जो एम्पियर लूप है, सर्किल जो XZ प्लेन में लाई कर रहा है √3r रेडियस का, उसमें हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी μ0I डिवाइडेड बाई 4√3πr। ओके, अब हम लोग यहाँ पे B.dl क्लोज लीनियर इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं इस पाथ के लिए, सर्कुलर क्लोज लूप के लिए। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम वी आर मूविंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहे हैं। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखना चाहें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में आएगी टॉप से। तो अगर मैं यहाँ पे B.dl कैलकुलेट करने के लिए इस क्लोज लूप में काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में मूव करता हूँ तो ये रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा B, दिस इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाई 4√3πr डॉट प्रोडक्ट dl, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में cos 0 हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई dl एंड वी नो μ0I डिवाइडेड बाई 4√3πr जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, तो मैं बाहर लिख सकता हूँ। अब ये क्लोज लीनियर इंटीग्रल आ जाएगा dl के साथ, और dl का क्लोज लीनियर इंटीग्रल विल बी नथिंग बट दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, और ये सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2π मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ दिस क्लोज लूप, दिस इज इक्वल टू √3r। तो ये 2π मल्टीप्लाइड बाई √3r लिख दिया। r कैंसिल हो जाएंगे, √3 भी कैंसिल हो जाएगा, और कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी μ0I डिवाइडेड बाई 2। ओके, और I की वैल्यू हम लोगों को गिवन थी 60 एम्पियर, तो मैं वैल्यू रख देता हूँ, दिस इज 60 एम्पियर। μ0 मल्टीप्लाइड बाई 30 या 30 μ0 की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स क्लोज लीनियर इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू 30 μ0। तो जो स्ट्रेट वायर के लिए क्लोज लीनियर इंटीग्रल B.dl की वैल्यू आई है 30 μ0, और ये जो वैल्यू जो स्ट्रेट वायर के लिए होगी वही सेम वैल्यू विल बी फॉर दिस सेमी सर्कुलर वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, दिस क्लोज लीनियर इंटीग्रल फॉर द सेमी सर्कुलर वायर इज इक्वल टू 30 μ0। Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.